सरकार ने तटीय क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी के लिए नौसैन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी। लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक और राज्यसभा में तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक को मंजूरी। सरकार ने देश भर में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए 16 पहल शुरू की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने वांछित आतंकवादी जुनैद अहमद भट्ट को मार गिराया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की। और दिल्ली में एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत ने हांगकांग चीन को 31-28 से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 21,772 करोड़ रुपए से अधिक के 5 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में परिषद ने नौसेना के लिए 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीद को स्वीकृति दी। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमलावर पोत तट के निकट कम तीव्रता की समुद्री कार्रवाई, निगरानी, गश्त, खोज और बचाव के कार्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि परिषद ने 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट की खरीद को भी मंजूरी दी है। ये पोत तटीय रक्षा के लिए विमान वाहक, विध्वंसक और फ्रिगेट तथा पनडुब्बियों की सुरक्षा सहित कई तरह के कार्य कर सकेंगे। बैठक में भारतीय तट रक्षक के लिए 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। लोकसभा ने आज बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया। इस विधेयक के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण अधिनियम 1980 को संशोधित करने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक से प्रत्येक बैंक खाते में नॉमिनी की संख्या वर्तमान 1 से बढ़ाकर 4 करने का विकल्प दिया गया है। विधेयक ऑडिटर के पारिश्रमिक का फैसला करने के लिए बैंकों को अधिकार प्रदान करेगा। विधेयक प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन से बैंकिंग क्षेत्र में संचालन मजबूत होगा और ग्राहक सुविधा बढ़ेगी। राज्यसभा ने आज ऑयल फील्ड विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 को स्वीकृति दे दी। ये विधेयक खनिज तेलों की परिभाषा में विस्तार के बारे में है, जिसमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हाइड्रोकार्बन, कोलबेट, मीथेन और शल गैस शामिल हैं। विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि खनिज तेलों में कोयला, लिग्नाइट या हीलियम शामिल नहीं होंगे। बहस का उत्तर देते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये विधेयक नीति स्थिरता, बुनियादी ढांचा साझा करना, कार्बन कैप्चर, अपराधीकरण को हटाना और विवादों का आसान समाधान सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि भारत में पिछले 3 वर्ष से तेल की कीमतों में गिरावट आई है। श्री पुरी ने कहा कि ये तेल और गैस क्षेत्र में कारोबार करना आसान बनाएगा। All provisions that I have mentioned intend to substantially improve the ease of doing business and make India an attractive destination for enhanced production of oil and gas to monetize our vast reserves. Via this amendment bill, we not only intend to do away with the needless mention and regulation of mining activities, as it already has a sector-specific law, but also to provide a simple, transparent and stable regime for petroleum leases and petroleum production activities. संसद के दोनों सदनों में 5 दिन से जारी गतिरोध समाप्त होने के बाद कार्यवाही आज सामान्य रूप से चली। एक रिपोर्ट। एक हफ्ते से चल रहे गतिरोध के खत्म होने के बाद आज संसद में कामकाज सामान्य रहा। मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान सुचारू कामकाज पर सरकार और विपक्ष में सहमति बनने के बाद दोनों सदनों में सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा हुई। कुछ हंगामे के बावजूद लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों सुचारू रूप से चले। जहां लोकसभा ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पारित किया, वहीं राज्यसभा ने तेल क्षेत्र विनियमन और विकास विधेयक पारित किया। हालांकि विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में कई मुद्दों पर तत्काल चर्चा के लिए नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई दबाव नहीं डाला, जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित नहीं हुई। पिछले महीने की 25 तारीख से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 20 तारीख तक चलेगा। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच संबंध बढ़ाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि दोनों देश आने वाले दिनों में सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव कम करने और गतिविधियों के प्रभावी प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि लगातार राजनयिक संबंधों को प्रतिबिंबित करने वाली हाल की घटनाओं से भारत और चीन के संबंधों में कुछ सुधार हुआ है। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल-मई 2020 में भारत और चीन की सेना के बीच आमने सामने की स्थिति पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत चीन संबंध 2020 से असामान्य रहे हैं। The House is aware that our ties have been abnormal since 2020, when peace and tranquility in the border areas were disturbed as a result of Chinese actions. Recent developments that reflect our continuous diplomatic engagement since then have set our ties in the direction of some improvement. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में अब चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से सेनाएं हटा ली गई हैं। उन्होंने दोहराया कि भारत सीमा समाधान के लिए निष्पक्ष, तर्कसंगत और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य नतीजे पर पहुंचने के लिए द्विपक्षीय चर्चाओं के माध्यम से चीन के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिन के दौरे पर आज शाम अपने गृह राज्य ओडिशा पहुंची। भुवनेश्वर पहुंचने पर राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति कल पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर आयोजित भारतीय नौसेना दिवस समारोह और कई अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगी। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल सुबह पुरी में 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर जाएंगी और भगवान की पूजा अर्चना करेंगी। दर्शन के बाद वो पुरी में गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू, जो भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी है, कल दोपहर पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी द्वारा आयोजित नौसेना दिवस समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल होगी। इस कार्यक्रम में 15 से अधिक जहाज, पनडुब्बियां और 40 से अधिक विमान प्रदर्शित किए जाएंगे। राष्ट्रपति अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दौरान उड़ीसा में कई कार्यक्रमों में भाग लेगी और 3 प्रमुख रेलवे लाइन परियोजना की आधारशिला रखेगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। आसमान में एक खास सी आवाज है, एक ऐसी गूंज जो हर भारतीय के दिल में बसी है। हर बार जब हम वर्दी पहनते हैं तो एक वादा करते हैं इस देश से और हर उस दुश्मन से जो हमारी तरफ देखता है कि हम तैयार हैं, हम यहाँ हैं और जब तक हम यहाँ हैं आसमान में तिरंगा लहराता रहेगा। भारतीय वायुसेना के आवेदन 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक खुले हैं। रजिस्टर करें और बने भारतीय वायुसेना में अफसर। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें careerairforce.nic.in पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए आज नई दिल्ली में 16 पहलों की शुरुआत की। श्री सिंह ने कहा कि ये प्रयास समग्र समाज के निर्माण की दिशा में सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। शुरू की गई पहलों में कदम नी ज्वाइंट, कामयाबी की राह, तीसरा भाग, सुगम्य भारत अभियान और द ब्रेल बुक पोर्टल शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिव्यांगजनों के साहस, आत्मविश्वास और उपलब्धियों के आगे नतमस्तक विशेष अवसर है। एक लेख में श्री मोदी ने कहा कि दिव्यांगजनों के प्रति सम्मान भारत की विचारधारा में निहित है। रामायण में एक श्लोक का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय धर्म ग्रंथों और लोक ग्रंथों में दिव्यांगजनों के प्रति सम्मान की भावना देखी जा सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2047 में जब देश स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तो दिव्यांगजनों को पूरी दुनिया में प्रेरणा के रूप में देखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में नए अपराध कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता लागू किए जाने पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह सच्चा सामाजिक न्याय है। महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित महायुति गठबंधन की सरकार के साथ शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई। मुख्यमंत्री के नाम के बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में बृहस्पतिवार यानी 5 दिसंबर शाम 5 बजे होना है।
झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह बृहस्पतिवार यानी 5 दिसंबर को होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राजभवन में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन वाली इस सरकार में 11 मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। श्री हेमंत सोरेन ने पिछले महीने की 28 तारीख को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र में स्थित दाची गांव के जंगलों में हुई मुठभेड़ में एक वांछित कट्टर आतंकवादी सरगना मारा गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मारे गए आतंकवादी की पहचान जुनैद अहमद भट्ट के तौर पर की गई है, जिसका संबंध आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से था। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर सोनमर्ग क्षेत्र में सुरंग निर्माण स्थल के निकट 20 अक्टूबर को किए गए हमले के सिलसिले में इसकी तलाश थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की है। उन्होंने इसे देश को उत्तर कोरिया की साम्यवादी ताकतों से बचाने और राज्य विरोधी तत्वों को खत्म करने के लिए एक आवश्यक उपाय बताया है। राष्ट्रपति ने अचानक देर रात को टेलीविजन पर अपने संबोधन में ये घोषणा की। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब राष्ट्रपति की पीपल्स पावर पार्टी और मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच अगले साल के बजट विधेयक पर असहमति बनी हुई है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कहा कि सरकार महिलाओं के विकास के प्रति वचनबद्ध है और महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण हर क्षेत्र में महिलाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान करते हुए महिला केंद्रित विकास हासिल करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात कही है और उन्होंने ये भी कहा अगर हमारी आधी आबादी घर में बंद है तो हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम जा रहे हैं। हमारी सरकार ने लगातार 2014 से ये प्रयास किया है कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, महिलाओं को समृद्ध करेंगे, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देंगे, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हों या फिर स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 4:08 पर PSLV C59 प्रोबा 3 का प्रक्षेपण करेगा। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में कहीं कहीं बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। नई दिल्ली में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत ने पहले मैच में हांगकांग चीन को 31-28 से हरा दिया। भारत पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। दीक्षा कुमारी की अगुवाई में भारतीय टीम को ग्रुप बी में जापान, ईरान और हांगकांग जैसी मजबूत टीमों के साथ रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने तटीय क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी के लिए नौसैन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी। लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक और राज्यसभा में तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक को मंजूरी। सरकार ने देश भर में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए 16 पहल शुरू की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने वांछित आतंकवादी जुनैद अहमद भट्ट को मार गिराया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की और दिल्ली में एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत ने हांगकांग चीन को 31-28 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।